विश्व के 150 से ज़्यादा देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है और इसलिए हमने देखा कि 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली कोविड-19 बीमारी को पैंडेमिक का दर्जा दिया। और फिर जब 19 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया तो उन्होंने कहा कि हम तैयार रहें, घबराएं नहीं, जितना हो सके घर में रहें। जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम स्वस्थ तो विश्व स्वस्थ। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। हम थैंक यू करना चाहेंगे सभी केयर गिवर्स का, सभी उन लोगों का जो कि एसेंशियल सर्विसेज समाज तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे ही 4 डॉक्टर्स आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराऊं। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर संजय त्यागी का। नमस्कार। आप डायरेक्टर प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी जीवी पंत अस्पताल से, साथ ही पूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं भारत सरकार। डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ हैं। नमस्कार। आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर देश दीपक जो हैं सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर RML हॉस्पिटल से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नंद कुमार जो हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एम्स से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर त्यागी, सबसे पहले अगर रविवार 22 मार्च की बात करें, जनता कर्फ्यू में जिस तरह से व्यापक समर्थन मिला, क्या हम ये कहें कि देशवासी एकजुट हैं कोरोना की चुनौती को स्वीकार करने और इसे लड़ने के लिए? देशवासी पूरी तरह से एकजुट हैं और हम इस कोरोना वायरस को चैलेंज करके इसको जीत कर दिखाएंगे। और इसमें भागीदारी सबकी चाहिए डॉक्टर गोयल। देखिए, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक, तीनों का एक जैसा, कल आपने देखा जिस तरह से उन्होंने ताली बजाकर, जिस तरह से थाली बजाकर डॉक्टरी प्रोफेशन को उनको धन्यवाद दिया, मैं उन सब का भी, पब्लिक का भी धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से। और सारे लोग मिलकर एक साथ हैं। लेकिन कई बार आज जो हम लोगों ने देखा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज कहीं कुछ लैक्सिटी है, लोगों ने आज लॉकडाउन को उस तरह नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। लेकिन अब मैं दोपहर बाद देख रहा हूं तो शायद थोड़ा बेहतर हो रहा है जी। और इसलिए लगातार सतर्क रहना बहुत जरूरी है। पर डॉक्टर्स की बात है, नर्सेज की बात है, आपको तो आभार है ही, और कौन कौन से लोग हैं जिनका आप उल्लेख करेंगे? जी देखिए, मैं यहाँ पे सभी लोगों की तरफ से, सिर्फ चिकित्सा कर्मी हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि सामने नहीं हैं, लेकिन जो कि हमारे आर्म्स एंड लेग्स हैं, वो चाहे हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, वो हमारे वर्कर्स हैं जो सैंपल्स लेके जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमें किसी के भी योगदान को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एंड मेरे को लगता है जो कल थैंक्स था वो सभी लोगों को है। और आने वाले वक्त में हम सब एक सोल्जर की तरह हमें बिहेव करना होगा। इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी जो अस्पताल में काम कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो पुलिस वाले सड़कों पे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है सबको ठीक करने में। और ऑफ कोर्स मीडिया के लोग जो सही समाचार पहुंचा रहे हैं पब्लिक तक, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वाकई हम लोग उनके शुक्रगुजार भी हैं। और कोई भी महामारी जब फैलती है, कोई भी महामारी हो, वायरल हो चाहे कोई भी, जब कुछ होता है, बड़ी बीमारी फैलती है वैश्विक स्तर पे, जो प्रधानमंत्री ने कहा, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसको रोकने के लिए इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन। और जो प्रधानमंत्री ने दिया इन्फॉर्मेशन कि सही कि क्या होना चाहिए इसके पहले वो अपने भाषण में, और उन्होंने उसकी शुरुआत की। जब शुरुआत की, इसका मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री ने शुरुआत की लॉकडाउन की, और हम लोगों ने शायद बहुत पहले इसको किया है। अगर हम तुलना करें इटली से तो शायद हम पहले कर चुके। बिल्कुल। लेकिन जनता कर्फ्यू के ये दृश्य जरूर देखिए जब रविवार 22 मार्च को भारत के कोने कोने में लोग अपने घरों में ही रहे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। जनता कर्फ्यू सोशल डिस्टेंसिंग का ही एक प्रभावी माध्यम था। सड़कें सूनी थी, दुकानें पर उतना रश नहीं था। जनता की कोशिश रही कि कम से कम बाहर निकला जाए। यह मौका रहा कि प्रकृति भी आराम कर अपने सौंदर्य पर वापस लौटी। माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा, कोरोना वायरस की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देश ने एक मन होकर धन्यवाद अर्पित किया। देशवासियों का बहुत बहुत आभार। और जब रविवार को घड़ी में 5 बजे तो हर घर परिवार में हमने देखा कि घर के दरवाजे पर, घर की बालकनी पर वो गए
और उन्होंने घंटी बजाकर, तालियां बजाकर, शंख बजाकर जो नाद उत्पन्न किया, उससे वाकई ही सभी लोगों का मनोबल बड़ा होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये धन्यवाद का नाद है, लेकिन साथ ही एक लंबी लड़ाई में विजय की शुरुआत का भी नाद है। आइए इसी संकल्प के साथ, इसी संयम के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को बंधनों, सोशल डिस्टेंसिंग में बांध लें। तो डॉक्टर संजय त्यागी, क्या अभी ये एक लंबी लड़ाई होगी? हम अभी किस स्टेज पर हैं? क्योंकि अब तक चर्चा ये थी कि जो विदेशी यात्रा कर रहा है, सिम्टम दिखा रहा है, वही टेस्ट कराए। इस समय ताज़ा स्थिति क्या है? नहीं, आपने सुना होगा कि ये कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 नया नाम दिया गया है, कि रोगियों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब हमारे देश में लगभग 400 रोगी इससे ग्रस्त हो चुके हैं। ये संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और उस पर कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी हो गया है। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कोरोना वायरस है क्या? जी, ये 2003 में सबसे पहले चाइना में एक बीमारी शुरुआत हुई थी, जिसे सार्स कहा गया था। उसमें भी ये ऐसे ही सिम्टम्स हुए थे, जैसे निमोनिया जैसे सिम्टम्स हुए थे, पर वो बीमारी चाइना में और हांगकांग में लिमिट होकर रह गई थी। उसके बाद 2012 में मिडल ईस्ट में ये बीमारी हुई, जिसे मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। उसी फैमिली के ये तीसरा वायरस है। अच्छा। इसी फैमिली का वायरस है और ये तीनों वायरस हमारे श्वसन तंत्र को, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं। ये नाक से, मुंह के रास्ते से जाके हमारी श्वसन नली में जाते हैं, हमारे फेफड़ों में जाते हैं और वहाँ पे इसका गंभीर रूप है निमोनिया, जिससे कि जो क्रिटिकल स्टेज होती है। तो उसी फैमिली का वायरस है। ये वायरस जो अब फैला है, ये चाइना से, आपको सभी को पता है कि चाइना से फैला है और वहाँ बहुत लोगों को 80,000 से ज़्यादा लोगों को इससे अफेक्ट हुआ और हज़ारों लोगों की मृत्यु भी हो गई। उसके बाद ये इटली में फैला, उसके बाद पूरे विश्व में फैल गया है, 180 से ऊपर देशों में फैल गया है। तो ये बहुत ही इन्फेक्टिव वायरस है। जैसे शुरुआत हुई थी सार्स वायरस की, जब 2003 में मैंने बताया, उसी फैमिली का वायरस है, उसी सीवियरिटी का वायरस है। उसमें भी बहुत डेथ्स हुई थी उस टाइम। तो सिमिलर सीवियरिटी का वायरस है जी। डॉक्टर गोयल, पहले इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, फिर पेंडेमिक, और अब वो सिचुएशन है यहाँ पर कि हम स्टेज 3 में एंटर करने वाले हैं। किस तरह से जागरूकता बढ़ाई गई और उस पर पालन किया गया? कर्फ्यू की हमने बात की, 22 मार्च को जो किया गया, उसकी अच्छे से उसको जनता ने पालन भी किया और सराहा भी जा रहा है। तो इस तरह के कर्फ्यू जो हैं वो कहीं ना कहीं रोक लगाएंगे इस महामारी को आगे फैलने से? ये अब जो नेक्स्ट 3rd स्टेज में जो कोविड वायरस इस वक्त है, जनता को बहुत जागरूक होने की अब ज़रूरत है। अभी कम्युनिटी आउटब्रेक शुरू होने का वक्त शुरू हो गया जी। अभी तक जो स्टेज 1 और 2 में हो रहा था, जो बाहर वाले विदेश से, जो अफेक्टेड कंट्रीज से जो लोग आ रहे थे या उनके संपर्क में जो लोग आ रहे थे, उनमें वो इन्फेक्शन हो रहा था या होने के चांसेस थे। अभी क्या है, जो एक अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट कम्युनिटी में पहुंचने वाला है। ये इसी स्टेज के लिए ये लॉकडाउन हुए पूरे कंट्री में। इसी स्टेज को प्रिवेंट करने के लिए कल जनता कर्फ्यू आपने देखा, और अब हिंदुस्तान के करीब 24 स्टेट्स ने लॉकडाउन हो गया है। हर आदमी को ये समझना पड़ेगा कि इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। यही काम इटली ने नहीं किया तो आज ये हालत है कि एक दिन में 600 डेथ होती हैं वहाँ पर। और इसलिए इटली में जो शुरुआत में जब लॉकडाउन किया गया तो उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। वो लोग जाकर पार्टी करते रहे, वो लोग जाकर घूमते रहे, और यही स्थिति आज जो लॉकडाउन का थोड़ा फेलियर होकर मोदी जी ने थोड़ा सा एक निराशा जताई और थोड़ा सा गुस्सा भी जताया, तो उसके बाद लोग शायद सुधरे हैं। हमको ना किसी रिलीजियस फंक्शन में जाना है, हमको ना कोई पार्टी करनी है। घर में भी अगर आप बैठे हैं, मैं घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की अभी आप बात कर रहे थे, घर में भी और बाहर दोनों जगह सोशल डिस्टेंसिंग करना है। घर में भी अगर आप खाना खा रहे हैं, बच्चों के साथ कैरम खेल रहे हैं, तो 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर देश दीपक, थोड़ा बताइए, क्या ये जो संक्रमण है इसे हम एयरबॉर्न कहें, या जब आप कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो मान लीजिए हमने आपस में 1 मीटर की दूरी रखी है तो हम सुरक्षित हैं? जी देखिए, बहुत अहम सवाल है ये। एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट में क्या फ़र्क है ये हम समझ लेते हैं। ड्रॉपलेट का मतलब है कि जब हम खांसते या छींकते हैं तो कुछ बूंदें निकलती हैं विभिन्न साइज़ की, जो कि आम तौर पे 2 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाती और वो कुछ समय में सतह पर सेटल कर जाती हैं, वो हवा में नहीं रहती। पर अगर वो कुछ ऐसे कण बन जाएं जो कि हवा में रहें तो हम उसको एयरबोर्न कह देते हैं।
ये जो है ये हर बीमारी में वेरी करता है कि वो कैसे होगा। इस बीमारी में जिसको हम कोविड-19 का नाम दे रहे हैं या जो जिसका कारण SARS-CoV-2 वायरस है, उसमें ये देखा गया है कि ये ड्रॉपलेट की तरह बिहेव कर रहा है। और जब हम कोई प्रोसीजर करते हैं मेडिकली, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि इसको एयरबोर्न बना सकते हैं, इसीलिए जो हमारी प्रिकॉशंस जो हम एडवाइस कर रहे हैं वो जनरल पब्लिक में डिफरेंट हैं, और जो वार्ड के अंदर जहाँ पे मरीजों का इलाज हो रहा है, जहाँ कोई प्रोसीजर हो रहा है, वहाँ पे डिफरेंट है। ये बहुत ज़रूरी बात है समझने के लिए। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हैंड वॉशिंग और मास्क का यूसेज जो कहा गया है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में बहुत कारगर है। अब देखिए साउथ कोरिया में बहुत तेज़ी से केसेस बढ़े, लेकिन उन्होंने अब एक तरह से एक वो प्लाटो फेज पे आ गए हैं, कंट्रोल करने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से किया। और ताइवान में भी ऐसा हुआ। और वहां पे हेल्थ वर्कर्स को नहीं हुआ बाय टेकिंग दीज सिंपल प्रिकॉशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जी जी। लेकिन आप क्योंकि मनोचिकित्सक हैं, एक जब विश्व भर में ऐसा संक्रमण फैलता है तो एंजाइटी लाजमी है, और खबरें भी यही चल रही हैं। तो ऐसे में घर परिवार जब दूरदर्शन के सामने बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, खबरें यही हों, तो यही खबरें सुने, क्या करें, एंजाइटी पे काबू कैसे करें? पहले इस बात को समझना होगा एंजाइटी होती क्यों है। जब भी कुछ नई चीज़ आती है, जब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो एंजाइटी होती है। जब भी कोई एपिडेमिक होता है तो इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कोरोना वायरस एक नए तरह का वायरस है जो अभी सर ने कहा, पहले मर्स के नाम से था, उसके पहले सार्स के नाम से था, बट इट्स अ न्यू काइंड ऑफ अ स्ट्रेन परहैप्स ऑफ द वायरस। सो हम लोग अवेयर नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ, सो दैट इज़ क्रिएटिंग मोर एंड मोर एंजाइटी। इससे एंजाइटी बढ़ती है। एंजाइटी कम करने का सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि इन्फॉर्मेशन, हम राइट इन्फॉर्मेशन लें ताकि हमारा परसेप्शन राइट हो। जब हम राइट इन्फॉर्मेशन लेंगे, हमारा परसेप्शन ठीक होगा, तो हमें एंजाइटी नहीं होगी और हम उसको बेहतर कर पाएंगे कंट्रोल, इंक्लूडिंग द लॉकडाउन ऑल्सो, जो हम जिसकी बात कर रहे थे। एक और भी इन्फॉर्मेशन जो डॉक्टर साहब ने कहा अभी, ये है कि कोरोना वायरस इट इज़ वेरी कंटेजियस, बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन शायद इसमें मोर्टालिटी बहुत कम है। मोर्टालिटी इज़ नॉट वेरी हाई, मोर्टालिटी मेरे ख्याल से 2 या 4% है जी, अगर प्रिकॉशंस रखे जाएं जी। लो तो और मोर्टालिटी उनमें अधिक होती है जिनमें कि जो ओल्ड हैं या जो कोमॉर्बिड मेडिकल कंडीशंस है। उसमें बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कोरोना वायरस अपने आप ठीक होते हैं, 80% लोग सेल्फ रिमीट कर जाते हैं। तो मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि घबराने की बहुत बात नहीं है, लेकिन हाँ प्रिकॉशन लेने की बात है, क्योंकि ये बहुत ही कंटेजियस है। तो दिस इज द राइट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। डॉक्टर हम आपके पास आएंगे, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था डॉक्टर संजय त्यागी आपसे कि अगर आप देखिए 2011 में एक अमेरिकी फिल्म आई कंटेजियन, जिसका जिक्र जैसे आपने करा इस वर्ड का, तो इसका मतलब तकरीबन 9 साल पहले फिल्म के माध्यम से बताया गया कि इस तरह का संक्रमण होगा, समाज में उसका प्रभाव पड़ेगा। आपने स्वयं कहा 2003 में सार्स आया, उससे कुछ लेसन्स आए, 2012-13 में मर्स आया। तो क्या हेल्थ सर्विसेज में, मेडिकल फ्रेटर्निटी में ये एक अपेक्षा थी कि इस तरह का संक्रमण आ सकता है, हमारी तैयारी थी? नहीं, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि 2003 में जो चाइना में ही इसी तरह की इसी फैमिली के वायरस ने इन्फेक्शन पैदा किया था और बिल्कुल सिमिलर बीमारी उसने पैदा की थी, तो साइंटिस्ट को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को अवेयरनेस तो थी, पर वो कंट्रोल हो गया था वहीं पर, वो आगे नहीं फैला। तो इस तरह का वायरस आगे अगर पूरी दुनिया में फैल जाए तो बहुत हाई मोर्टेलिटी कर सकता है, मतलब डेथ रेट कर सकता है। उस टाइम भी डेथ रेट 8 से 10% डेथ रेट हुई थी। ये कोरोना वायरस में जैसे अभी हमने बताया कि 100 में से 80 लोगों में तो माइल्ड डिजीज़ होती है, 15% लोगों में सीवियर डिजीज़ होती है, और 5% जो बाकी 5% में क्रिटिकल डिजीज़ होती है। क्रिटिकल डिजीज़ का मतलब हो गया उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। 80% जो लोग हैं उनमें वो माइल्ड, जैसे खांसी जुकाम वाला और हल्का बुखार होके और वो ठीक हो जाते हैं। वहाँ वेंटिलेटर नहीं चाहिए? नहीं, हल्का सा खांसी बुखार जुकाम हुआ और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो ठीक हो जाते हैं, जैसे कि हमारे फ्लू में होता है। ये फ्लू भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है, उसी तरह का ये वायरस है जिससे भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होते हैं। ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या फ्लू का इन्फेक्शन है, कैसे क्लिनिकली पहचानें और कैसे उसको कन्फर्म किया जाए। तो ये उसी फैमिली का वायरस है, और जैसे हम बता रहे थे 15% लोगों में इसमें सीरियस हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। और उससे भी जो ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है उसमें इंटेंसिव केयर यूनिट में ज़रूरत पड़ती है, उनको रेस्पिरेटर की ज़रूरत पड़ती है, उनको लाइफ बचाने के लिए।
डॉक्टर यागी, जैसा आपने कहा कि तब इतना, लेकिन तब बाकी राज्यों में, बाकी देशों में फैला नहीं था सार्स, और अगर हम मर्स की बात करें, ये बहुत ज़्यादा डेडली है, रैपिडली बढ़ता जा रहा है। ये आप जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वायरस के ना तो कोई पंख होते हैं, ना कोई इसके हाथ पैर होते हैं जिससे चल सकता है। अब ये फैला क्यों? फैला इसलिए कि वहाँ के लोग हवाई जहाज से उड़ के इटली पहुँच गए, फ्रांस पहुँच गए, और वहाँ का इन्फेक्शन वहाँ पहुँच गया। ये वायरस इटसेल्फ अगर ये यहाँ भी पड़ा हो तो कुछ इन्फेक्शन नहीं कर सकता जब तक कि बॉडी के अंदर ना हो। वायरस का रेप्लिकेशन अंदर बॉडी के सेल्स के अंदर जाके ही होता है। बाहर अगर ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो थोड़े कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। हाँ, पर अगर ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुँच गया, वहाँ के जैसे कि इसके आपने देखा कि इसके कोरोना जैसे कि स्पाइक्स निकले हुए हैं, वो जाके सेल्स पे अटैच कर लेता है और सेल्स के फिर उसके अंदर घुस जाता है और सेल्स की ही प्रक्रिया को यूज़ करके वहाँ पे रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है कि इंक्यूबेशन पीरियड जो कि इसका 3 से 4 दिन होता है ज़्यादातर लोगों में, उसी के अंदर अंदर भी फैल जाता है, जबकि मरीज को कोई सिम्टम्स नहीं है, मरीज को बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, उस टाइम भी ये फैल जाता है। इसी वजह से हमें ज़रूरत है कि हर मरीज को पहचाने, जिसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिसके हम कह रहे हैं ना, जैसे कि कोई बाहर से अगर व्यक्ति आया तो उसके कांटेक्ट में कौन कौन लोग आए, तो उनको भी पहचानना जरूरी है कि उनके ये नहीं कि सिम्टम्स हो जाएं और वो सीरियस स्टेज में पहुंचे तभी हमको पहचाने। अर्ली स्टेज में पहचान के उनका रेस्ट्रिक्शन करना और उनका कंटेनमेंट करना एक बहुत ज़रूरी है इसको फैलने से बचाने के लिए। डॉक्टर अनिल, हमने क्या क्या तैयारियां की इस चीज़ को रोकने के लिए? एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग की गई, बहुत सारी तैयारियां की गई, शायद किस हद तक अगर हम बात करें हमने इसे रोकने की बहुत कोशिशें की हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत अच्छी तैयारी किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ। आपने पूछा कि ये क्या ट्रांसमिशन, एयर ट्रांसमिशन नहीं है, ये सरफेस से ट्रांसमिशन होता है, जब तक टच नहीं होगा नहीं होगा। और ये आप सबको जानना ज़रूरी है, सारी पब्लिक को, कि अगर ये मेटल सरफेस पे करीब 2 या 3 दिन ये ज़िंदा रह सकता है, 48 आवर्स। कहीं भी हाथ पर है तो 2-3 घंटे से ज़्यादा, या कपड़े पर है तो हो सकता है 8-9 घंटे, ये रफ एस्टिमेट मैं बता रहा हूँ। इसलिए अगर आपके हाथ आप धोते रहें, इसीलिए बार बार हम लोग जब भी अगर आपने ये यहाँ पर अगर वायरस से मैंने टच किया है, या हमारे यहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं, या एक किसी को है प्रॉब्लम, वो दूसरा आदमी टच कर रहा है, तो अगर हाथ धो लेगा तो कोरोना वायरस नहीं होगा। इसीलिए प्रॉपर हाथ धोने की टेक्निक है आगे पीछे, उसको हाथ धोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कपड़े हैं, अगर उसको लगता है कि वो पोटेंशियली इन्फेक्टेड है, वो कपड़े अलग से धुलने चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। वो चाहे 7-8 घंटे वो वायरस मर जाएगा। आपकी जो टेबल सरफेसेस हैं उनको क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो हम हर घर में कर सकते हैं, हर अस्पताल में कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ड्राई कॉफ और फीवर, ये जानना ज़रूरी है। वो 100-101 हो सकता है, ये अगर है, और कोल्ड नॉर्मली इसमें नहीं होता। ये भी एक इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है यहाँ देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन एक एक करके पूछेंगे ताकि हमारे व्यूअर समझ भी लें। फोमाइट की जहाँ तक बात है डॉक्टर देश दीपक, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मान लीजिए इन्फेक्शन ड्रॉपलेट यहाँ पड़ा, मैंने इसको उठा हाथ लगाया, मेरे हाथ में भी आ गया, तो अगर मान लो मैं मेट्रो में जा रहा हूँ, मैं हाथ वहाँ पे पकड़ता हूँ, सुबह मान लो मैं दूध लेकर आता हूँ, मैं न्यूज़पेपर लेके आता हूँ, क्या ये भी संक्रमण का खतरा बन सकते हैं? देखिए, इसीलिए यहाँ पे जो मैंने कहा कि अब जो ये बैटल है ये लोगों के हाथ में है। तो अगर जिस आदमी को जुकाम खांसी है वो प्रिकॉशन ले रहा है, वो मास्क पहन रहा है, वो अपना हैंड हाइजीन कर रहा है, तो दूसरा किसी को नहीं होगा। पहली बात। अगर जहाँ पे आपने न्यूज़पेपर डालने की बात की, तो जो अगर न्यूज़पेपर डालने वाला व्यक्ति स्वस्थ है, उसने न्यूज़पेपर डाला, अगर उसको संक्रमण नहीं है तो आपको न्यूज़पेपर उठाने में कोई वो नहीं। हमें पता कैसे चलेगा? एग्जैक्टली, यही क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए ये है जो हम कहते हैं कि अपने मुंह, नाक और आंख, क्योंकि ये स्किन के थ्रू अंदर नहीं जा सकता, ये म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ही अंदर जाएगा। उसको ना छुएं। और जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, तो जैसे आपने न्यूज़पेपर उठाया, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उस टाइम आप अपने फेस को, अपनी मुंह, नाक, आंख को टच ना करें, और फिर अपने हैंड को सोप से, वाटर से या हैंड सैनिटाइजर से जब उसको आपने पढ़ लिया अखबार, उसके बाद आप करें, और फिर आप अपनी बाकी गतिविधियां करें। ऐसे ही जैसे सब्जी का आपने कहा कि अगर कहाँ से आई है सब्जी, उसको किसने टच किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है समझने वाली, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वायरस बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है, तो अगर किसी ने थोड़ी देर पहले ही टच किया है तो एक तो आप लाके वॉश करेंगे, दूसरी बात आपने जब उसको
आप उसको कुक करेंगे तो वेजिटेबल में जो वायरस अगर है भी तो वो तो कुक हो जाएगा, लेकिन जो आपको उसको छूने से हुआ उसके लिए आपको हैंड हाइजीन ऑप्शन चाहिए। ऐसी एक ईमेल भी आई है हमारे पास। आर्यन शोरन लिखते हैं हरियाणा से, कैन द वायरस दैट कॉजेज कोविड-19 बी स्प्रेड थ्रू वाटर एंड फूड इंक्लूडिंग फ्रोजन फूड? फ्रोजन फूड जो है कब फ्रोजन किया गया, क्या प्रोसेस थी, या पानी के थ्रू जैसा आपने कहा? तो देखिए यही वो फिर से बात वहीं पे आ जाती है। माना कि ये एक ज़ूनोटिक डिजीज है, इसका ओरिजिन प्रोबेबली एनिमल मार्केट्स में हुआ, एनिमल से आया, लेकिन इस टाइम जो ये ट्रांसमिशन है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, ये बैक एंड फोर्थ ह्यूमन से एनिमल्स में नहीं हो रहा है। तो जो एनिमल्स भी सर्व कर सकते हैं वो एज अ फोमाइट सर्व कर सकते हैं कि भाई जिस आदमी को था उसने उसको टच किया और हो गया। तो जब आप कोई भी चीज़, वेदर इट इज़ फ्रोजन फूड या कोई भी और चीज़ है, जब आप उसको लेके आते हैं और फिर वही बेसिक चीज़ों का हैंड हाइजीन और फेस को टच नहीं करने को आप करेंगे तो आप हर तरह से सेफ हैं। जी डॉक्टर त्यागी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए लक्षण नज़र आए, जैसे आपने कहा कि बुखार है, खांसी, तो फिर स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या है? जांच के लिए किसको जाना होगा? हॉस्पिटल में वो आए या हॉस्पिटल का व्यक्ति घर आ सकता है? नहीं, ज़्यादातर ज़रूरी है अगर आपको सिम्टम ऐसे हुए कि आप किसी के कांटेक्ट में आए जो कि बाहर से आया, जिसको कि ऐसा इन्फेक्शन है, प्रूवन इन्फेक्शन है बाहर से, जैसे अभी हमारे एयरपोर्ट पे चेकअप, सारे जितने भी देश में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं जहाँ जहाँ बाहर की फ़्लाइट्स लैंड करती हैं, मिनिस्ट्री ने प्रबंध किया कि वहाँ पे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने, इनको पता करने के लिए वहाँ पे जिन लोगों को टेम्परेचर है या खांसी की हिस्ट्री है और जो इन देशों से आए हैं जहाँ की ये फैला हुआ है, तो उनमें पर्टिकुलरली बहुत उनको क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन मतलब 14 दिन के लिए उनको अलग रखा गया और उनका ब्लड टेस्ट किया गया। अच्छा। अगर ब्लड टेस्ट में अगर ये आ जाता है, कंफर्म हो जाता है कि इनको ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, अच्छा। तो उसके कांटेक्ट में जो व्यक्ति आए हैं, मतलब एक फ्लाइट में उसके बगल में बैठा है या उसके आसपास बैठे हैं, तो उन लोगों को भी इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो उनका भी सब कंटेनमेंट किया गया, उनको भी क्वारंटाइन में रखा गया। कुछ जो लोग सिम्टोमेटिक हैं, जिनको तकलीफ है, उनको तो आप हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत है, पर कुछ लोगों जो उनके कांटेक्ट में आए, सिम्टम नहीं है पर फिर भी हो सकता है उनको, तो उनको एडवाइस की गई कि घर में आप अलग कमरे में रहिए, उसमें अलग बाथरूम होगा, उसमें खाना आपको बाहर से परोसा जाएगा, आप अपने कपड़े अलग रखेंगे। तो ये होम क्वारंटाइन है। एक हॉस्पिटल क्वारंटाइन होता है, होम क्वारंटाइन होता है। और हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं टेस्ट करने के लिए, नेज़ल स्वैब लिया जाता है और ओरोफेरेंजियल स्वैब लिया जाता है, वहाँ से वायरस का पता किया जाता है। अच्छा। जो टेक्निक हमारे देश में भी अब उपलब्ध है, बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, इसकी कोई कमी नहीं है। तो टेस्ट करके कंफर्मेशन अगर हो गया तो और आपके सिम्टम्स अगर सीवियर हैं, अगर सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको अस्पताल में एडमिशन की ज़रूरत है, तो हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। अगर आदमी की क्रिटिकल कंडीशन, जो कि बहुत कम लोगों में होता है, खाली 5% लोगों में होता है, ज़्यादातर 90% लोग अपने आप धीरे धीरे करके बीमारी से रिकवर हो जाते हैं। ये वायरल डिजीज़ है, इसमें एंटीबायोटिक कोई असर नहीं करती, इसमें अपनी इम्यूनिटी असर करती है। अपने अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, अपने जो हमारे रक्षक सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो इस पे वायरस पे अटैक करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो जब वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वायरस ख़त्म हो जाता है, तो फिर आदमी स्वस्थ हो जाता है। इसमें करीब 10 से 14 दिन लगते हैं, उसके बाद आदमी पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। पर ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि स्वस्थ हो गया, उसमें वायरस ख़त्म हो गया, वो दोबारा इसको टेस्ट करके कंफर्म किया जाता है कि अब उसमें वायरस नहीं रहा, तब वो आदमी आराम से जा सकता है। और दिक्कत भी यही है कि स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति 14 दिन पहले हो सकता है इफेक्टेड हो इससे, और बाहर से एकदम स्वस्थ दिख रहे हो, लेकिन वो बहुत लोगों के अंदर ये वायरस फैला चुके हैं। बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, एक ईमेल लेना चाहेंगे डॉक्टर नंद। एक चेतन लिखते हैं, कहते हैं देयर इज अ सेइंग मैन इज अ सोशल एनिमल, सो इट गेट्स रियली हार्ड समटाइम्स टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। कैन यू प्लीज गिव सम टिप्स टू कोप अप विद इट? मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाहूँगा। हम लोग बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग से अधिक मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट है फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकली वी शुड मेंटेन अ डिस्टेंस, फिजिकली हमें मेंटेन करना चाहिए डिस्टेंस। जो हम बात करते हैं 1 मीटर के या 6 फुट की, तो दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। सोशल डिस्टेंसिंग शायद सोशली कनेक्टेड हमें रहना पड़ेगा, इसलिए कि आप देखिए जितना भी स्ट्रेस होता है, जैसे आपने अभी बात कहा क्वारंटाइन का, क्वारंटाइन इज ए वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन, बहुत परेशानी होती है। आप 14 डेज तक बिल्कुल अकेले बंद हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए, आप फैमिली से अलग हैं, आपको एक डर है कि बीमारी मुझे है कि नहीं है तो हो सकती है, मैं बाहर जाऊंगा तो कैसे रहूंगा, ये कैसे, ये इट्स अ मेजर स्ट्रेस। होम क्वारंटाइन में भी एंजाइटी रहती है? होम बिल्कुल रहती है, तो ये बहुत लेवल पे है। अभी मैं उस पर आना चाहूँगा।
तो ये मैं कहना चाहूँगा कि इट्स अ मोर फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड सोशल कनेक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल। या तो आप क्वारंटाइन में हो वहाँ भी, या तो होम में हो वहाँ भी, अब कंप्लीट लॉकडाउन में हो वहाँ भी। जैसे मान लीजिए कि संडे को जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो बहुत लोगों से हम लोगों ने बात किया उसमें और देखा कि लोग अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं और हम लोग उसको इनकरेज भी करते हैं कि आप कुछ एक्सप्लोर करो। जैसे आप अक्सर आपने देखा होगा, हम लोग सुनते आ रहे हैं बहुत सालों से कि वक्त ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, फैमिली के लिए वक्त नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये टाइम आया है कि अब आप एक्सप्लोर करो, आप रिकंडल करो, आप रीएक्टिवेट करो अपने आप को, या आप अपने आप को रिलेशनशिप को खुद से आप पहचानो थोड़ा सा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्ट्रेस कट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि घर में लोगों से बात करके, कुछ खेल के, जैसे अभी एक मैंने ट्वीट पे देखा था, अंताक्षरीबाज मोस्ट कॉमनली प्लेड। लेकिन तो बहुत सालों जबकि हम से, लोग उसको भूल गए थे, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं होता था, तब नहीं होता था। दूसरा, लोग कहते हैं वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम डज नॉट मीन कि आप 24 घंटे घर पे लेके कनेक्टेड हैं डिजिटल डिवाइस से, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। अगर आप सिंगल मोनोटोनस रूटीन को फॉलो करते हैं तो ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तो आप जब भी होम क्वारंटाइन में हो या लॉकडाउन में हो तो कुछ ऐसी एक्टिविटी पिकअप करें जो कि थोड़ी अलग हो, जैसे कि रूटीन से थोड़ा हट के हो, कुछ ब्रेक ले लें, कुछ बच्चों के साथ खेल लें, बहुत दिन से जो आपने नहीं किया है कुछ वो कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर घर में मेल है, बहुत दिन से कुक नहीं किया तो कुक कर ले, इट्स वैसे वर्सा समथिंग लाइक जैसे दैट। शिकायतें होती है कि मेड नहीं आ रही है, डोमेस्टिक हेल्प नहीं आ रही, तो आप काम कर लें। मेरे ख्याल से ये तो जिम कुछ नहीं दिन जा के पा लिए, रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो घर पे कुछ काम दिन कर के लिए, लें। कुछ दिन के लिए बहुत बुरा नहीं है, बिकॉज जिम के खर्चे भी बच रहे हैं और आप घर पे काम भी कर रहे हो, कैलोरी बर्न हो रही है, प्लस आपका जो कुकिंग स्किल है इट इज ऑल्सो गेटिंग और घर वाले भी खुश, अच्छा खाना खाकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये समय है घर में, घर परिवार के सदस्यों के साथ बिताने का, कहीं ना कहीं जिंदगी के प्रति आप रिफ्लेक्ट करके इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब कई बार हम कहते हैं जी इस चीज़ के लिए समय नहीं, उस चीज़ के लिए समय नहीं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा डॉक्टर अनिल गोयल, क्योंकि आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के, और उसके अंतर्गत नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आते हैं। तो जब से ये पैंडेमिक हुआ है तब से हमने, चाहे एम्स हो, जीबी पंत हो, आरएमएल हो, यहाँ पर जाइए, लैब में जांच कराइए, ये तो सुना है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रोल आप कैसे देखते हैं ऐसी महामारी में? सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जनरल प्रैक्टिशनर। वो कोई सरकारी अस्पताल में नहीं जाता, टर्शियरी केयर में नहीं जाता, जीबी पंत में नहीं जाता, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में नहीं जाता, वो जाता है जनरल प्रैक्टिशनर के पास, या जाता है कि अपने घर के आसपास जो नर्सिंग होम्स हैं, चाहे वो 5 बेड हों, 10 बेड हों, 50 बेड हों, 100 बेड हों, वहाँ जाता है। सीधे वो मैक्स फोर्टिस में भी नहीं जाता, ये लेट अस पुट दिस ऑन रिकॉर्ड। तो हमारा जो हॉस्पिटल बोर्ड है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेकर टर्शियरी केयर तक है। हमने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया, जो भी हमारे क्लिनिक हैं या नर्सिंग होम्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उसके बाहर हमारा थर्मल सेंसर गार्ड वहाँ खड़े हुए हैं। किसी को अगर बुखार है, खांसी है या कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, जो वहाँ एक और रिसेप्शन वाले लोग भी खड़े हैं, वो हमारे फ्लू क्लिनिक में अलग उनको सेग्रीगेट वहीं से कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। अगर उसके अलावा नॉर्मल पेशेंट्स बाकी हैं, दे कैन गो टू वॉक इन टू द कैजुअलिटी और ओपीडीज, एंड एवरीवन हैज़ टू वियर मास्क हूएवर इज एंटरिंग एंड यूजिंग द हैंड सैनिटाइजर एट द गेट। हमारा एम 2 है कि पब्लिक को भी नहीं फैले और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी, वो भी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी ना हो। मेरा शब्द याद रखिए, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, नहीं तो वो सिम्प्टोमेटिक तो बात की बात है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी हो जाएंगे, जैसे चाइना में है या बहुत सारी शहरों में ऐसा हुआ। उसके बाद अगर वो फ्लू नॉर्मल फ्लू है, बहुत सारे, जैसे कि डॉक्टर त्यागी ने कहा नॉर्मल फ्लू है, तब उसको फ्लू की तरह उसको ट्रीट किया जा सकता है, बहुत आसान है। लेकिन जिसमें अगर सांस फूल रही है, यानी कि डिस्निया हो रहा है, उस पेशेंट में और कोविड-19 के एक्सपोजर की हाई रिस्क पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, मान लो विदेश से आया, कुछ देश या विदेश के आने वाले लोगों के संपर्क में आया। और एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि स्टेज 3 है ये। अब आपकी ये हिस्ट्री भी नहीं मिलेगी आपको कि विदेश से आने वाले लोगों के संपर्क में आए। अभी जो हिंदुस्तानी टू हिंदुस्तानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, तो लेकिन सिम्टम्स हैं जिसमें सांस फूल रहा है, खांसी, कफ है, उसको हम लोग कोविड टेस्टिंग अब अलाउ हो गया प्राइवेट लैब्स में भी है। जी, और प्राइवेट लैब्स में रिसर्च की अगर हम वेबसाइट पे जाएंगे डॉक्टर साहब, तो पूरी लिस्ट है जहां पर कौन सी ऐसी सरकारी लैब्स हैं
कौन सी ऐसी निजी लैब्स हैं जहां पर आप जाकर जांच करा सकते हैं? कोविड टेस्टिंग का मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इसका 2 पार्ट हैं कोविड टेस्टिंग के भी, ये जानना ज़रूरी है। एक ब्लड और नेज़ल ओरोफेरिंजियल स्वाब डे 0 पे लिया जाता है और उसके बाद डे 14 पे लिया जाता है। उसके लिए डेजिग्नेटेड तरीका, डेजिग्नेटेड लैब्स हैं और टोटल कॉस्ट भी उसकी 4-4,500 से ज़्यादा वो नहीं ले सकता, या गवर्नमेंट में चले जाए। और अगर ये मान लीजिए क्लिनिकली नहीं है तो उसमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम है जहाँ की आईसीयू और एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं है, होम क्वारंटाइन या घर पे ही इलाज हो किसी को सकता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने की एडमिट होने की ज़रूरत जी। है तो फिर डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में उसको भेजना पड़ेगा। डॉक्टर देश दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, मास्क को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। N95 का मास्क लगाएं, 3 लेयर वाला होना चाहिए या 6 लेयर वाला होना चाहिए। अपने आप को अगर मास्क नहीं मिल पा रहे हैं, कैसे प्रोटेक्ट करें? जी देखिए, जैसे पहले भी हमने कहा कि जो N95 मास्क है वो एयरबॉर्न प्रोटेक्शन में आता है। वो सिर्फ वहां पे जरूरत है जहां की हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं या एरोसोल जनरेट कर रहे हैं। ये मतलब क्या हुआ एरोसोल जनरेशन? एरोसोल जनरेशन मतलब ऐसे कण पैदा हो जाना जो कि हमारे नॉर्मल सांस लेने में अंदर चले जाएंगे और जो हवा में रहेंगे। एरोसोल का मतलब ही ये है कि जो एक हवा में एक उसका वो बन गया और वो इतने हल्के होते हैं और उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो हवा में रहेंगे। जैसे हम पोल्यूशन में बात करते हैं, 10 माइक्रोन से छोटे वाले जो होते हैं वो हवा में रहते हैं। जहाँ तक बात है कि नॉर्मल इसमें जैसे हमने कहा जो जिसको हम सर्जिकल मास्क या मेडिकल मास्क कहते हैं, जो कि ट्रिपल लेयर्ड मास्क है, वो इसमें कारगर है। अब आप कह रहे हैं कि एक ऐसी कंडीशन हो गई कि मास्क अवेलेबल नहीं है, तो उसी लिए कॉफ एटिकेट। सबसे पहले जो आदमी खांस रहा है, हम कहते हैं कि कॉफ इन योर एल्बो, अपनी कोहनी में खांसे। क्यों? क्योंकि जब हम पहले कहते थे कि हाथ में खांसी है तो हाथ फिर आप टच करेंगे। आमतौर पे जो कोहनी का हमारा सरफेस होता है वो हम किसी चीज से टच नहीं करते। और कॉफिंग और स्नीजिंग के बाद हैंड सैनिटाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट। यानी मास्क से भी प्रभावी तरीका है हाथ धोना। जी। तो हाथ किस तरह से धोएं और कितनी देर तक धोएं, ये भी हमारा जानना जरूरी है। कहते हैं 20 सेकंड तक हाथ धोने। और एक सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा एक वायरल हुआ वीडियो कि दस्ताने पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं और काली स्याही लगाई हुई है कि कहाँ आप नहीं धो रहे हैं, जैसे अंगूठे को धोएं, हाथ धोएं, वो बताएं। जब हम ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करते हैं तो हम ये टेक्निक यूज करते हैं कि हम ग्लव्स पहन के और उनको कोई डाई काले या लाल रंग की देते हैं और फिर उनको बोलते हैं करने को। और जहाँ पे जो 20 और 40 सेकंड वाली बात है, आमतौर पे सैनिटाइजर में हम कहते हैं 20 से 30 सेकंड और सोप एंड वाटर में हम 40 सेकंड से 1 मिनट तक का वो करते हैं। हैंड वॉशिंग की एक प्रॉपर टेक्निक है जिसमें कि हम पहले हाथ में वो लेते हैं, उसके बाद हम हाथ को रगड़ते हैं, फिर हम उल्टी साइड रगड़ते हैं, ये जो हाथों के बीच वाला पार्ट देखते हुए, फिर हम मुट्ठी बना के उसको रगड़ते हैं ताकि नकल्स हो जाएं, फिर नखूनों को रगड़ते हैं, फिर अंगूठे को रगड़ते हैं और आखिर में कलाई को रगड़ते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये दृश्य भी आपके सामने है। जब भी हम बात करते हैं संक्रमण से लड़ने की, उसमें बहुत ज़रूरी है, जैसा कि यहाँ पर विशेषज्ञों ने बताया है कि हैंड वॉशिंग ये पहली वैक्सीन है। अमूमन हम सिर्फ हथेली साफ कर लेते हैं, लेकिन चाहे पीछे का हिस्सा हो, उंगलियों के बीच का हो, इन दृश्यों को आप ज़रूर मन लगाकर देखें। 20 से 30 सेकंड लें और सही तरीके से अपने हाथ को स्वच्छ रखें। डॉक्टर संजय त्यागी हमारे साथ हैं, क्योंकि आप कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, एक बात ये भी आई कि जो 60-65 से ऊपर के सीनियर सिटीजन हैं और उन्हें कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे मान लीजिए हार्ट प्रॉब्लम, तो ऐसे में ये संक्रमण क्या उनके लिए ज़्यादा फिर मुश्किल पैदा कर सकता है? उनके लिए ज़्यादा तकलीफ है। और जिनको सांस की बीमारी है या जो स्मोकिंग करते हैं, और मैं एक दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो अब ये बीमारी के समय में तो बिल्कुल ही आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको ये डबल अटैक है। एक तो वायरस का अटैक है और ये इसके सिगरेट और तंबाकू का जो स्मोक अंदर जाएगा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ख़राब करेगा। तो जिनमें हाई ब्लड प्रेशर है, जिनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है और एल्डरली हैं, मतलब 60 साल के ऊपर की उम्र के हैं, उनमें ये ज़्यादा लीथल होता है, मतलब डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे में घर से नहीं निकलना चाहिए और अपने आज के जैसे हम बात कर रहे थे कि डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए और एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। अगर कोई आपको संशय भी है कि ये हो सकता है इसको कि फ्लू की बीमारी है या कोई और इस तरह की बीमारी है, तो उनको भी दूर रहना चाहिए और घर से नहीं निकलना चाहिए। एक्सरसाइज करें, घर में ही एक्सरसाइज करें। डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो आप घर में ही एक्सरसाइज करिए। अगर बाहर
दूसरों के साथ जाएंगे और वहाँ पे बात करते करते एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी आपको ये फैल सकता है। दूसरी बात हम कर रहे थे एरोसोल की। एरोसोल क्यों इस्तेमाल होता है कि जब हम किसी को सांस दे रहे हैं, जब हम हॉस्पिटल में सांस देते हैं, आपने देखा होगा मास्क लगा के सांस दे रहे हैं या तो उसमें हम कुछ दवाइयाँ डालते हैं, तो उससे जो फाइन वो हमारे लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स को एक्सपेंड कर देता है। तो जब वो एरोसोल बनते हैं, अगर उसके साथ साथ वो वायरस भी का भी उसमें आ गए तो वो ज़्यादा इन्फेक्टिव हो जाते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा फैल जाते हैं। और जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्यों हम बात कर रहे हैं कि आप 2 मीटर का डिस्टेंस करिए, क्योंकि 2 मीटर तक वो जा सकता है। अगर किसी ने छींका, छींक भी इसमें आती है, या खांसा, तो वो 2 मीटर तक उसका ड्रॉपलेट्स जा सकते हैं। तो इसलिए 2 मीटर का डिस्टेंस इसलिए कहा गया है कि 2 मीटर से अगर दूर है तो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा वो। जी बिल्कुल। लेकिन दवा की अगर बात करें डॉक्टर देश दीपक, सुर्खियों में ये भी आ रहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, अब ये दवा किसके लिए है, क्या प्रमाणित है? जी देखिए, आज ही आईसीएमआर ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को प्रोफिलेक्टिक यूज़ के लिए एडवाइस किया है, लेकिन वो विशेष कैटेगरी है जो कि लोग डेफिनेट संपर्क में आए हैं एक कंफर्म्ड पॉजिटिव केस के, उन्हीं को दिया जाना है, या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स जिनका कि बहुत हाई रिस्क है ऑफ पॉजिटिव कांटेक्ट में आने को, उन्हीं को। जनरल पॉपुलेशन को नहीं लेना है, क्योंकि उसके देखिए किसी भी दवाई के, जैसा हम जानते हैं, अपने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, प्लस उसको लेने के दूसरी दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन हो सकता है, प्लस कितने दिन लेना है। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो आपको केवल एक प्रमाणित फिजिशियन के प्रेस्क्रिप्शन से ही मिलेगी। जी डॉक्टर दीपक, बहुत सारी ईमेल्स आई हैं। द्रुपद वर्मा ने लिखा, देयर इज अ न्यूज़ दैट सम स्टॉप गैप सॉल्यूशन आर बीइंग यूज्ड अंटिल द वैक्सीन अराइव्स। ऐसी बहुत सारी अफवाहें भी हैं। द यूज ऑफ ब्लड प्लाज्मा हैविंग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, इस तरह की चीजें हैं। इज इंडिया आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स अडॉप्टिंग दिस सॉल्यूशन? देखिए, इस मामले में मैं कहूँगा कि 24/7 ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हर व्यक्ति अपने फील्ड के हिसाब से उसमें काम कर रहा है। चाइना में जब इतना हुआ तो दूसरे जो बाकी कंट्रीज हैं उनको एक टाइम मिला थोड़ा सा। उन्होंने ये भी लिखा है, देखिए, इटली सेड टू हैव रिसीव्ड 90 टन्स ऑफ प्लाज्मा ऑफ रिकवर्ड पेशेंट फ्रॉम चाइना। जी देखिए, ऐसी बहुत सारी व्हाट्सएप पे, या जिसको हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, बहुत सारी खबरें होती हैं और हम भी अमूमन फॉरवर्ड कर देते हैं बिना सोचे। देखिए, इस टाइम पे ये बात बहुत जरूरी है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करें। जो खबर हमें कंफर्म नहीं है कि ये सही है, उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, वरना वो र्यूमर माना जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो हो रही हैं, सारे टेक्निकल लोग कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें कितना वक्त लगेगा। इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो की जाती हैं और वो फेल हो जाती हैं। तो खाली कोई चीज करने का अर्थ ये नहीं है कि वो सही है, इसी को हम रिसर्च बोलते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 24/7 सारे लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। इट्स लाइक वॉर लाइक सिचुएशन। बिल्कुल। डॉक्टर नंद कुमार, आपने कहा था कि एंजाइटी दूर तब होगी जब सही जानकारी होगी। सोशल मीडिया के इस दौर में, जहां पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी बहुत से लोग डॉक्टर बन जाते हैं, तो कैसे मैं जानूं कि रियल इंफॉर्मेशन क्या है, फेक न्यूज़ कौन सी है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कैसे हो? डॉक्टर देश दीपक ने बड़ी अच्छी बात कही कि इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं। एक्चुअली यदि हम ऐसे देखें, जो कुछ साइट्स ऐसे हैं जो कि बहुत प्रूव्ड साइट्स हैं, जैसे मान लीजिए आईसीएम प्रमाणित है, आईसीएमआर का हो गया, WHO का हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की साइट्स हो गई, या CDC के साइट्स हो गए, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साइट्स हो गए, या अगर IMA कुछ रिलीज़ कर रहा है वो हो गया, या मिनिस्टर का ऑफिस कुछ रिलीज़ कर रहा है, या एम्स जैसे इंस्टीट्यूट, PGI जैसे इंस्टीट्यूट ये कुछ रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये हम मान के चलते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, जो भी डॉक्टर देश दीपक ने कहा कि जब भी हम कुछ देखते हैं और हम बड़ा मसालेदार लगता हो, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम एक इंटेंट करते हैं फॉलो उसको तुरंत फॉरवर्ड करने का कि जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर दो, बट हमें कम से कम देखना चाहिए कितना ऑथेंटिक है, वो ऑथेंटिक है भी कि नहीं है, और अगर लगता है ऑथेंटिक नहीं है तो उसको नहीं करना चाहिए। जो एंग्जाइटी की दूसरी बात है, जैसे अभी हम लोग क्वारंटीन की बात कर रहे थे, तो वो बहुत लेवल पे होता है। जैसे जो क्वारंटीन पे लोग हैं उनकी एंग्जाइटी वो अलग होती है, जो हेल्थ वर्कर हैं उनकी एंग्जाइटी अलग होती है, उनमें अलग तरह के मेंटल स्ट्रेस होता है। जो और लोग हैं जिनको बीमारी हो चुकी है, मान लीजिए कि इतने हज़ार लोग जो पीड़ित हैं कोविड-19 से, उनको अलग तरह की समस्या होती है। तो हमारे साइकेट्री में, हमारे मेंटल हेल्थ जो हमारा साइंस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि ये कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है। तो एक एग्जांपल मैं चाहूँगा आप बताएं। मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है और वो अपनी
स्वास्थ्य को लेकर तो एंजाइटी है ही उसमें, वो होने वाले बच्चे को लेकर भी शायद हो सकता है चिंतित हो। तो आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को या लैक्टेटिंग मदर्स को इस समय क्या कहेंगे? क्या ज़्यादा एंजाइटी रहती है उनको? लैक्टेटिंग मदर डेफिनेटली वो तो दो एंजाइटी हो गई, एक तो अपने खुद के हेल्थ की है प्लस बच्चे की हेल्थ के भी है। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी मेडिकल नॉलेज है अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि लैक्टेटिंग मदर में ये और भी हाँ। ये टेराटोजेनिक हम लोग बोलते हैं कि CDC मतलब की रिसर्च भी आई है, जी। टेराटोजेनिक नहीं है, ऐसा नहीं कि अगर कुछ होगा तो बच्चे को नुकसान ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत वेल एस्टैब्लिश उसमें नहीं है। अभी तक तो ऐसे ज्यादा मामले नहीं हैं, जी। सिर्फ 2 ही ऐसे मामले आए हैं जिसमें कि एक नवजात शिशु में ये पाया गया है, और उसमें भी ये डेफिनेट नहीं है कि वो मदर से ट्रांसमिट हुआ मतलब गर्भ में ट्रांसमिट हुआ या वो बाहर में बाद में ट्रांसमिट डिलीवरी के बाद तो हुआ। इसलिए अभी इसकी बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन का वो नहीं है, तो उस मामले में एंजाइटी ना रखें। जी। दूसरा हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बहुत सारे पेशेंट जो ऑलरेडी पहले से मेंटल कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन है या एंजाइटी है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या जिनको schizophrenia पहले है, से हाथ धोने की बहुत बीमारी हाँ, थी, सफाई की तो थी, ओसीडी था। उनकी समस्या बढ़ जाती है। इसलिए कि जब भी स्ट्रेस होता है तो उनकी समस्या बढ़ जाती है। हम लोग आमतौर पे आजकल देख रहे हैं कि जो एक खास तरह की बीमारी है जो हम लोग बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और उसमें एक सब टाइप होता है फियर ऑफ कंटामिनेशन। ये लगता है, डाउट होता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, या लगता है कि ताला ठीक से बंद नहीं किया, ये बहुत बढ़ जाता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो रैशनलाइज करते हैं कि देखो मैंने ठीक कहा था कि हाथ धोना चाहिए, आपने हाथ धोने से मना किया था। तो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि कितना तक हम बोलें कि कितना तक हाथ धोना है कि नहीं होना है। जी, but you know, one of the tweet messages I really like that when you're looking at a challenge like novel coronavirus and the exponential curve that could possibly happen, it's nice to err on the side of caution. लेकिन अगर किसी को कोई भी शक है कि मैं सस्पेक्ट केस हूँ या नहीं, 1075 एक महत्वपूर्ण नंबर है। अगर हम इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करते हैं तो कौन फ़ोन करे और किस तरह की जानकारी मिल सकती है? नहीं, ये आपको जानकारी मिल सकती है कि आप कहाँ जाएं, कहाँ इसकी टेस्ट की सुविधाएं हैं, कहाँ इसका इलाज उपलब्ध है, ये सारी जानकारी उसको मिलती है। तो आप अगर किसी को परेशानी है तो उस पे नंबर पे फ़ोन करके और आप पता कर सकते हैं कि मेरे को कहाँ मदद मिल सकती है। जी, ये नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर 1075 और साथ ही 23978046। एक व्हाट्सएप का नंबर भी है 901315115 और साथ ही ncov2019@gmail.com पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। आपको भी बहुत से ईमेल आए हैं गीताशा? बिल्कुल, बहुत सारे ईमेल आए हैं और बहुत सारे ईमेल हम शामिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय कम है। लेकिन डॉक्टर गोयल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि अभी आप ना बहुत ऑथेंटिक क्या है, दिस इज़ एन हेल्थ इमरजेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हमको ये समझना होगा। इसलिए डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल अभी नहीं हो सकते, ये हमें जानना होगा। कुछ दवाइयाँ जो क्लिनिकल ट्रायल्स में हुई हैं, जो ICMR ने आज बोला, IMA ने इसको 10 दिन पहले बोला, हमको ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल जो कि डायरेक्ट दवाइयाँ दी गई और जिनका पहले भी कभी ना कभी कहीं हिस्ट्री रही कि इसको इसमें दे सकते हैं, कोरोना में क्लोरोक्विन दे सकते हैं और व्हाटएवर, तो ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ अभी दी जा रही हैं। जब सीरियस मरीज़ वेंटिलेटर पर, उसको बचाने के लिए अगर हमारे को एंटीवायरल दवाइयाँ दी जा रही हैं तो दी जा रही हैं, देनी पड़ेंगी। तो इस तरह से आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक्स के साथ मिलकर ICU केयर में करते हुए निकल रहे हैं। इसके बाद ICMR प्राइवेट सेक्टर मिलकर जो काम कर रहा है, तो बहुत सारी दवाइयाँ, निराश होने की ज़रूरत नहीं। जो मरीज़ वेंटिलेटर पे भी हैं वो भी निकल रहे हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ 8 डेथ हुई हैं अभी तक, 8, और वो भी हुई हैं जो 65-70 साल से ज़्यादा या कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं। उसके पहले चाहे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो या एंटीवायरल ड्रग्स हो या नीमोकोकल फ्लू वैक्सीन हो, ये दी जा रही है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड यहाँ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इसके रिजल्ट्स पहले कुछ, कोरोना वायरस भी एक कोई नया वायरस थोड़ी, एक ही फैमिली का एक म्यूटेंट है और नहीं है कुछ भी। कोरोना वायरस म्यूटेंट, हम लोग एक कोरोना वायरस सार्स हो, मर्स हो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो वो हम लोग बहुत सारे ये ट्रीट करते जा रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान में मेरे को पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान की मेडिकल फ्रेटर्निटी सरकार के साथ मिलकर इसका निश्चित रूप से बेहतर इलाज कर रही है और करेगी। बस सिर्फ पब्लिक को बेहतर अवेयरनेस की आवश्यकता जी, एक अवेयरनेस हम चाहेंगे कि आप लेजिस्लेशन पर भी करें, क्योंकि लेजिस्लेशन है एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, लेकिन साल है 1897 का। क्या कहता है ये एक्ट? जी देखिए, इस एक्ट के हिसाब से जब इस एक्ट को लागू कर दिया जाता है तो इस एक्ट के तहत जो आपको सलाह दी गई है, जैसे जो व्यक्ति सस्पेक्टेड है या जिस व्यक्ति को होम क्वारंटीन सजेस्ट किया गया है, तो
ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये पावर देता है कि वो उसको एनफोर्स कर सके। देखिए, किसी भी एक्ट की पर्पज़ ये, हम सलाह तो दे देते हैं, हम यहाँ पे हम बैठे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी भी एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि उस डिसिप्लिन को नहीं मानना चाहते, तो अथॉरिटीज़ उसको कैसे एनफोर्स करें, उस वहाँ पे हमें जो एक्ट्स हैं वो काम आते हैं। इसीलिए इस एक्ट को इन्वोक किया गया कि जैसे ऐसे बहुत सारे किस्से देखे गए जहाँ पे कि जो व्यक्ति मरीज़ है, क्योंकि देखिए जैसा हमने कहा कि 80% मरीज़ जो हैं उनको बहुत साधारण से सिम्टम्स होंगे जो कि नॉर्मल जुकाम जैसे हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्यों अस्पताल में रहना चाहेगा? वो अपने घर वालों के साथ रहना चाहेगा, वो हर जगह रहना चाहेगा, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। तो लेकिन उसको अगर हमें रोकना है तो हमें कुछ उसको फोर्स करना पड़ेगा, तो और वो एनफोर्स करने के लिए ये एपिडेमिक है। जी डॉक्टर नंद, आपसे जानना चाहेंगे, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग हैं और ओल्ड एज की बात की जा रही है, जैसे डॉक्टर अनिल गोयल ने भी कहा टेंडेंसी ज़्यादा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे में उनके लिए क्या सलाह, जो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग्स उनकी कोशिश रहती है कि हम लोग अपना टाइम स्पेंड करें, या पेशेंट्स है, कोरोना एंग्जाइटी का दौर है, ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये सलाह सबके लिए भी है, उनके लिए खासकर है कि जो उनकी और जो मेडिकल कंडीशंस है, जैसे मान लीजिए उनकी डायबिटीज़ है या उनका ब्लड प्रेशर है, उसका ठीक से और बेहतर ख्याल करें, एक्सपोजर से बचें, बाहर नहीं जाएं, हो सकता है तो घर में रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कुछ करें। जैसे बेस्ट होता है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज ब्रीदिंग का, अगर सांस की बहुत कोई तकलीफ उनको नहीं है तो लंबी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, उससे एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है, रिलैक्स फील करते हैं। लोगों से बात करें, लोगों से बात करने का मतलब होता है कि या तो फ़ोन से बात करें या घर वाले से बात करें या वीडियो कॉल करें, ताकि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो और वो बेहतर फील करें। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें और जितनी साफ सफाई रख सकते हैं। हाँ, हमारे पास 2 ईमेल्स आई थी, पायल मेहरा और सिद्धांत धवन की, कि सोसाइटी के अंदर क्या हम चक्कर लगा सकते हैं, घूम सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है। और लेकिन कुछ डर की बातें और भी हैं, जैसे मिल्क का पैकेट पकड़े ना पकड़े, या फिर एटीएम में जा रहे हैं। अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। इस टाइम नहीं, अभी वी हैव गॉन अंडर टोटल लॉकडाउन। अब ये सिचुएशन है जिस टाइम हमें लड़ना है, हमें संयम रखना है और ये बात समझनी है कि ये कोविड हमेशा नहीं रहने वाला है। चाइना में अब हम देख रहे हैं, अब नए केसेस हार्डली कोई आ रहे हैं, तो 3 महीने की बात थी वहां पे। ऐसे ही हम लोग भी कुछ टाइम में, इट्स अ शॉर्ट लास्टिंग थिंग, कुछ दिन हम अपने ऊपर संयम रखें। आजकल लॉकडाउन में हम बिल्कुल नहीं सलाह देंगे बाहर जाने की, लेकिन पैनिक ही ना हो। जो रोजमर्रा की जरूरत है, आपने कहा कि दूध का पैकेट पकड़े, ऑब्वियसली आप दूध का पैकेट पकड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आप हैंड हाइजीन करेंगे, और दूध को आपने बॉईल कर लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं। जी डॉक्टर साहब। हाँ, जो ये डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर देश दीपक, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो उन्होंने बताया कि हैंड हाइजीन तो खैर है, 2 मिनट बाहर निकलने वाली बात, बहुत कुछ हम लोग भूल चुके हैं, शायद उसको फिर से कर सकते हैं। रिवाइव कर जैसे सकते हैं। घर में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, घर में थोड़ा रिलैक्सेशन कर सकते हैं, घर में आप बहुत सारे आसना वगैरह कर सकते हैं, या घर में छोटे छोटे खेल खेल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं। अगर हम अपने बहुत जाए बचपन को याद करें, 20 साल 25 साल पहले या 15 साल पहले, तो बहुत सारी चीजें घर में कर सकते हैं जो बाहर से और अब हम कर भी बहुत रहे हैं, अच्छी जैसा नहीं है, आपने तो कम कहा। से कम बाहर जैसी ही है और काफी एंजॉयबल है वो। बहुत मुझे लगता अच्छा है कि मैसेज। हम हाँ। टेक्नोलॉजी को भी सीख सकते हैं, तो आप एटीएम को या कैश को कम करें, क्योंकि उससे भी संक्रमण फैल सकता है। आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन कोई लेनी है तो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, टेली मेडिसिन, और ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर से मिलें, ताकि दोनों सुरक्षित रहें। क्या इस दिशा में प्रगति हो सकती है कि टेक्नोलॉजी यूज़ करें कि डॉक्टर की सेवाएं आप यहाँ बैठे हैं लेकिन देश के किसी कोने में मिल जाए? जी हाँ, बिल्कुल। टेली मेडिसिन पे तो बहुत प्रोग्रेस हो रही है हमारे देश में। बहुत राज्य और रिमोट एरियाज़, जो गाँव से जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनकी कनेक्टिविटी डेवलप हो रही है और इसके विषय में बहुत काम हो रहा है। तो पर इस टाइम पे अगर आपको छोटी मोटी समस्या है तो आप अपने डॉक्टर, जो आपका फैमिली फिजिशियन है, उससे फ़ोन करके सलाह ले लें कि मुझे आने की भी ज़रूरत है या कुछ आपको वो उसी पे इलाज बता सकता है। तो छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप ना निकलें, खाली हाँ इमरजेंसी है या तो फिर आप बाहर निकलें, नहीं तो आप अपने फिजिशियन से बात करके ही उसका सुधार कर सकते हैं। लेटेस्ट इट्स डायनामिक प्रोसेस। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत 2 हफ्ते के लिए व्हाट्सएप कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन अलाउ कर दिया गया, पेड। अच्छा, ये आप सबको यहाँ से अब बताना, ये भी अभी कल आज का ही डेवलपमेंट है, एक दिन का। तो इसीलिए ये किया गया कि आप कंसल्टेशन आप करिए, वो भी पेड, जिस तरह के अपने डॉक्टर से वो कर सकते हैं, और सब
हॉस्पिटल्स ने वो अभी शुरू भी किया फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। हाँ जी। अदरवाइज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ये कंसल्टेशन वैलिड नहीं है जी, अभी वैलिड है फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स या जब भी आगे जो भी रिव्यू होगा। ठीक है। लेकिन मैं एक और इम्पॉर्टेंट, अभी आप डिस्कशन कर रहे थे कि दूध टच कर लिया, ये ऐसा नहीं है। उसे टच करने से आपको हैंड हाइजीन करेंगे तब तो वो तो ठीक है, कितना ड्यूरेशन आपने टच किया, कितना उसमें वायरल लोड था जिसने पहले उसको दूध को टच किया, ये बहुत सारे फैक्टर के बाद आपने इन्फेक्शन होगा। इसलिए इतना भी डरने की जरूरत नहीं, किसी को टच कर दिया और इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब कोई स्टेज बहुत में एंटर नहीं होना चाहता। हाँ। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन किसी पेशेंट को है, पेशेंट है बहुत ज़्यादा उसको इन्फेक्शन है, उसने खांसी किया या जो भी उससे इन्फेक्शन उसके पैकेट पे लगा, वो वायरल लोड कितना है, कितने ड्यूरेशन में आपने उसको टच किया, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे नहीं है जस्ट टच किया और आपको इन्फेक्शन होगा, ऐसे नहीं है जी। टच करना है, हैंड हाइजीन करना वो ज़रूरी है जी। लेकिन उससे डरना भी नहीं, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन ये है कि उसकी ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा, वो कितना वायरल लोड था ओरिजिनल पेशेंट में उसके पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, कितना वायरल लोड था, आपकी इम्यूनिटी कितनी थी। चलते चलते आखिरी एक कमेंट चारों पैनलिस्ट से, डॉक्टर नंद कुमार आपसे शुरू करेंगे, फाइनल वर्ड्स। अगर घर में है तो रिलैक्स रहें, डीप ब्रीदिंग करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, लोगों से बात करें, इमोशनल कनेक्टिविटी को एक्टिवेट करें। डॉक्टर देशदीपक जी, मैं मैसेज देना चाहूँगा सारे हेल्थ वर्कर्स को कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप बेस्ट हैं इस टाइम केयर करने के लिए। अगर आप बीमार पड़ गए तो कोई सेकंड बेस्ट आएगा, तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और ये शॉर्ट लास्टिंग है, इट वुड बी ओवर, वी हैव नो ऑप्शन बट टू विन दिस वॉर। इसीलिए आप लोगों को असली भगवान का दर्जा भी दिया गया है। डॉक्टर त्यागी। नहीं, कोरोना वायरस की लड़ाई में हर व्यक्ति एक सैनिक है और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जिम्मेदारी क्या पूरी करनी है? एक हैंड हाइजीन का ध्यान रखें और डिस्टेंस मेंटेन करें। जिसको बीमारी है उसके पास ना जाएं, तो आप इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। जैसे मैंने बताया था शुरुआत में ही कि ये बीमारी अपने आप चल के कहीं नहीं पहुंचेगी, अगर आप उसको लेके जाएंगे तो पहुंचेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देश को इस कोरोना बीमारी के ऊपर विजयी बनाएं। डॉक्टर अनिल। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। जैसे ये आपके पास, ये क्या इसका बड़ा ईगो है कोरोना वायरस का, ये आपके पास नहीं आता, आप उसके पास खुद जाते हैं। अपने घर में रहें, हैंड जो भी भिन्न चाहे सरकारों के या मेडिकल फैक्ट्स जो भी आ रहे हैं उनको एडियर करें। होम क्वारंटाइन के भी लोग हैं, वो होम क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं। तो जनता और डॉक्टर्स अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर ठीक तरह से कर रहे हैं, सरकारें अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं, ये सब मिलकर निश्चित रूप से ये देश कोरोना पर विजय पाएगा। बहुत खूब। वी विल फाइट, वी विल विन। और ऐसा भी कहा जा रहा था कर्फ्यू के दौरान कि इट्स नॉट कर्फ्यू, इट्स केयर फॉर यू। बिल्कुल सही। सो डू केयर फॉर योरसेल्फ, बिकॉज व्हेन यू आर केयरिंग फॉर योरसेल्फ you're also caring for your neighbors. They say humanity has the power to be its own savior. So Dr. Saab, let's hope that together we will fight corona. And to come today to Delhi Doordarshan Studios और आकर ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। Thank you very much. Thank you.